एक मुलाकात के खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस बार है हमारे साथ स्वामी ओमादियत जी। सर, स्वागत है आपका। स्वामी जी, जिस तरीके से प्रेम और सौंदर्य की बात करते हैं उसे युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से हमने प्रेम और सौंदर्य को समझा है, मीर तकी मीर को समझा है, उसे और बेहतर से समझने के लिए आज स्वामी जी हमारे बीच में हैं। तो स्वामी जी, पहला सवाल, हम सिनेमा पर आज बात करेंगे। तो आपने पहली फिल्म थिएटर में कब देखी? क्या मार कभी पड़ी सिनेमा देखने के लिए? नहीं। पहली फिल्म तो पेट में मम्मी के देख ली होगी। जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ फिल्म देखने गई थी, जय संतोषी माँ। बाद में पहली फिल्म सिनेमा हॉल में देखने से पहले स्कूल में देखी थी। वो थोड़ी देर देखा था मैंने, फिर मैं डर गया था तो रोते हुए घर चला गया था। नर्सरी में, आई थिंक UKG, उसमें फिल्म हमारे यहाँ दिखाई जा रही थी, हाथी मेरा साथी। और उसमें जब हाथी वाथी दौड़ते हैं तो मैं चिल्लाने लगा और फिर मुझे याद है, और फिर मुझे क्लास से हटा दिया गया। उसके बाद दूसरी फिल्म मैंने फिर देखी, महाबली हनुमान, जो पापा ने दिखाई थिएटर में ले जा करके, और शान अमिताभ बच्चन की। और फिर उसके स्कूल में एक और फिल्म देखी, मासूम, और एक और फिल्म देखी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की, बाबू। तो ये कुछ फिल्में थी जो बचपन में बिल्कुल स्कूल टाइम में हमने देखी। उसके बाद स्कूल से फिल्म देखने का कोई मौका नहीं मिला और घर से हमारे सिनेमा देखने जाने का कुछ ऐसा ट्रेंड था नहीं और शौक भी नहीं उतना था। टीवी था तो फिर टीवी में फिल्में आने लगती थी और टीवी पर ही फिल्म ज़्यादा देखते थे। अपने से अकेले जा कर के फिल्म तो मैंने शायद ही कोई अभी तक नहीं देखी होगी सिनेमा हॉल में बैठ कर के। और ग्रुप के साथ स्कूल के एक और फिल्म देखी थी, दहलीज, एक बनारस के एक सिनेमा हॉल में, मगर वो भी देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें सीट में इतने खटमल और वो थे कि बैठना मुश्किल था। एनीवेज, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे शुरुआत में सिनेमा हॉल के। फिर बाद में थोड़ा बड़े होने के बाद फिर बहुत सिनेमा देखा और हॉल में देखा, लेकिन हमेशा लोगों के साथ या ग्रुप में देखा। अकेले बैठ करके मैंने, मुझे नहीं याद है कि कोई भी फिल्म आज तक सिनेमा हॉल में देखी होगी। नहीं देखी कोई भी फिल्म नहीं। और मार पड़ना तो दूर की चीज़ है क्योंकि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाग के सिनेमा देखना है। वो फ्रीडम थी घर में हमेशा कि आप देख सकते हो। एक समय ऐसा था, जैसे हम लोग जब युवा हो रहे थे 2003-4 के आसपास, तो फिल्में देखना अपने आप में, सिनेमा हॉल में देखना मतलब बहुत ही गलत तरीके से माना जाता था कि आप फिल्में देखते हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो उन युवाओं को आप कैसे मैसेज देंगे कि सिनेमा खराब चीज़ है, नहीं है, मार क्यों पड़ रही है? नहीं, अब तो नहीं शायद किसी को मार पड़ती है, और उस समय भी 2000 में भी नहीं किसी को मार वार पड़ती थी। लेकिन अब कुछ फैमिली के अपने ट्रेडिशन होंगे, आपकी फैमिली में थोड़ा वैसा रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर था कि थोड़ा टैबू था ज़रूर 90s तक कि बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल वगैरह तक, तब तक सिनेमा में जाने देने से लोग मना करते थे कि सिनेमा मत देखो और मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लेकिन फिल्में तो लोग देखते थे और अब तो कोई मैसेज का मतलब ही नहीं बचा। अब तो आप सिनेमा आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है, आपके चारों तरफ पड़ा। अब तो हॉल भेजने के लिए मैसेज देना चाहिए कि भाई फ़ोन छोड़ के सिनेमा हॉल में जा कर के फिल्में देखो। बिल्कुल। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं आज़ादी के पहले की। आज़ादी के पहले जिस तरीके से जागृति जैसी फिल्में बन रही थी, फिर आज़ादी के बाद मदर इंडिया या उसकी रोटी, ऐसी फिल्में जो समाज से एक संवाद स्थापित करती थी। आज वैसी फिल्मों से दूरी हो गई है। फिल्मकारों को क्या समाज से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है या वैसा सोच नहीं पा रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ होता है। सिनेमा एक बड़ी ही सामूहिक विधा है। कला जो है उसमें संगीत, साहित्य और चित्रकला, मूर्तिकला भी जोड़ लीजिए। ये 3 प्रकार की कला को मनुष्य होने के लिए अनिवार्य माना गया। भर्तृहरि ने कहा था कि अगर संगीत नहीं है, साहित्य नहीं, कला नहीं है तो ऐसा मनुष्य पशु के बराबर है जो घास नहीं चरता मगर जिंदा पशु है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन चित्रकला, संगीत और साहित्य, तीनों में एक विशिष्ट बात ये होती है कि आप उसे अकेले, खुद एक व्यक्ति उसे पूरा कर सकता है। सिनेमा या नाटक एक ऐसी मिलीजुली विधा होती है कि जिसके अंदर एक व्यक्ति करना चाहे तो
मुश्किल है। नाटक के लिए फिर भी शायद वो एक बार ऐसा प्रयास कर ले कि कोई एक व्यक्ति एक नाटक करके चला जाए खड़ा होकर धूप में बिना किसी लाइट इफेक्ट्स के। सिनेमा के साथ ये नहीं है। सिनेमा में तो आपको एक से अधिक की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी होती है। तो सिनेमा एक सामूहिक विधा है, बहुत सारे मस्तिष्क, बहुत सारे इमेजिनेशंस, ये सब कुछ साथ में जुड़ता है और उससे ज़्यादा बहुत सारा पैसा सिनेमा में लगता है। तो जब आप जिस समय की बात कर रहे हैं तो बहुत शुरुआत में सिनेमा बहुत अच्छा नहीं बना है, मतलब फाल्के का सिनेमा छोड़ दीजिए, तो सिनेमा का स्तर बहुत ही चीप और एंटरटेनमेंट से ही जुड़ा रहा। बाद में बॉम्बे टॉकीज के आने के बाद सिनेमा ऐसा बनने लगा जो सामाजिक संदर्भों में जुड़ा हुआ था। प्रभात आया, वी शांताराम आए, फिर बाद में और दूसरे कुछ आपके महबूब खान आए, आसिफ आए, तो सिनेमा थोड़ा सा मीनिंगफुल बनना शुरू हुआ। असल सिनेमा 50 के दशक के आखिर में और 60 और 70 के दशक के बीच में भारत में जो सिनेमा है वो अपने उरूज पर है, अपने बेहतरीन स्वरूप में दिखाई देता है। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन दिनों फिल्मकार बना रहे थे, यानी कि जो उसके निर्माता थे वो खुद में ही कलाकार थे या कलाकारों की तरह सोचने वाले थे। बनियों का इस तरह से दखल नहीं था, बिजनेसमैन का सीधा दखल नहीं था। लेकिन 70 के बाद 80 का दशक आते आते बिजनेसमैन सिनेमा की तरफ घूमने लगे। 90 में तो आपको पता है कि माफिया और जो अंडरवर्ल्ड था वहाँ से भी पैसा आने लगा। और 2000 के आसपास तो तमाम कॉरपोरेट सिनेमा की तरफ आए। तो डेफिनेटली जब एक कलाकार काम करता है और जब एक दुकानदार काम करता है तो दोनों में अंतर होता है। तो दुकानदार अब सिनेमा बना रहे हैं लंबे समय से, तो डेफिनेटली दुकान पे माल बिकता है, कला नहीं बिकती है। तो आप जो है सिनेमा को उद्योग मानते हैं या कला मानते हैं? उद्योग है, लेकिन उद्योग से पहले कला है। उद्योग तो हर चीज़ है। क्या साहित्य उद्योग नहीं है? साहित्य भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। चित्रकला उद्योग नहीं है, बहुत बड़ा उद्योग है। संगीत उद्योग नहीं है, बहुत बड़ा उद्योग है। उद्योग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये होता है कि वैल्यूज़ अगर है तो अगर उद्योग के भीतर वैल्यू ले आइए तो उद्योग अपने आप में कला है, और कला में से वैल्यू निकाल दीजिए तो सिर्फ उद्योग रह जाता है। तो सिनेमा में भी अगर वैल्यूज़ रहेंगी तो वो कला रहेगा, और अगर वैल्यूज़ जैसे अब निकलती जा रही हैं तो सिर्फ उद्योग होता जा रहा है, और उद्योग फूहड़ है। स्वामी जी, आपने मधुबाला को, आपने और बहुत सारे लोगों की फिल्मों को बहुत ही अलग तरीके से देखा है, उनमें मैसेज को निकालने की कोशिश की है। हम लोग आपके व्याख्यान को सुन रहे थे मधुबाला और मर्लिन मुनरो पर, जब आप बात कर रहे थे तो उसमें लग रहा था कि सिनेमा को इस नज़र से, इस तरह से देखा जाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है इन युवाओं की तरफ से कि युवा एक फिल्म को कैसे देखें, आपने उसे कैसे डेवलप किया है सिनेमा देखने के तरीके में? देखिए, क्या होता है कि सिनेमा कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है कि हमें उसको देखने का एक तरीका जानना है। दरअसल में दुनिया को ही देखने के लिए खास तरीके की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर हम अपने आसपास इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं कि अपने मतलब की चीज़ देखो। स्कूल भी ऐसे सिखाता है, माता पिता भी ऐसे सिखाते हैं, सोसाइटी भी ऐसे सिखाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने मतलब की चीज़ देखना, वो तो गिद्ध और कौवे भी उतना काम कर लेते हैं। मनुष्य का काम होता है संसार में क्या कुछ खूबसूरत है, क्या कुछ अच्छा है, उसकी तरफ उसकी नज़र पड़े। तो मतलब हटा करके, यानी कि कोई चीज़ जिससे हमारा कोई फ़ायदा है, लाभ है या नुकसान है, उस पे नज़र हटा करके, वो तो चलो एक चीज़ है, वो कॉमन है, आप में भीतर वो इनबिल्ड है, वो तो आप ढूंढ लोगे। उससे परे जा करके जब आप ब्यूटी के उद्देश्य से, सौंदर्य ढूंढने के लिए, जब एक एस्थेटिक आपके अंदर विज़न पैदा होता है, एक सौंदर्य बोध पैदा होता है, तब आप दुनिया भी देखना सीख लेते हैं, और सिनेमा भी जब आप देखते हैं तो उसका फिर अर्थ बदलना शुरू हो जाता है। वरना आप, हो सकता है कि जैसे मैं छोटा था और मेरे पूरे परिवार को अमिताभ बच्चन का मेनिया था, सभी को अमिताभ बच्चन को देखने का शौक था। तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो देखना ही देखना है, और उसमें क्या देखना है, सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैं अमिताभ बच्चन के अलावा भी देखता था। अमिताभ बच्चन तो था प्रायोरिटी में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ देखता था। मधुबाला थी प्रायोरिटी में, लेकिन मधुबाला के अलावा भी बहुत कुछ देखता था। वो अलावा जो होता है वो सिनेमा को सिनेमा बना देता है। तो ये सभी को सीखना चाहिए कि हम फिल्म को बिल्कुल इस तरह से बहुत प्रिडिक्ट करके नहीं देखें।
अगर हम उसे बहुत ही वंडर के साथ देखते हैं, जैसे बच्चे दुनिया को देखते हैं, अगर उस विस्मय के साथ अगर हम सिनेमा को देखते हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म को देखते हैं, तो हम ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। तो ये सिखाना भी चाहिए आपको, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया के तुम किसी सिनेमा को देखना शुरू करो, और तब तुम उसमें से रिसीव कर पाओगे। एक होता है ना माइंडसेट बना हुआ, अरे इतनी पुरानी फिल्म है, आज का बच्चा कैसे देखेगा, आई डोंट नो ये माइंडसेट कहाँ से आया। मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था और बिल्कुल सो कॉल्ड, भाई उस समय का जेनजी उस समय भी मैं देविका रानी की फिल्में और अशोक कुमार की फिल्में देखता था, और मुझे उनका सारा स्टाइल अच्छा लगता था, उनका इनोसेंस अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि अच्छा किस तरह से उस ज़माने में 30s में 40s में लोग कपड़े पहना करते थे। तो ये जब हम लोग कहीं भर देते हैं कि अरे पुरानी फिल्म ये कैसे देखेगा, पुराना गाना ये कैसे सुनेगा, तो बच्चे को भी लगता है हाँ वो पुराना है। ये सब कुछ हमें ब्रेक करना पड़ेगा। आर्ट पुराना नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा कि पूर्वाग्रह हटा करके किसी भी आर्ट फॉर्म को सिर्फ उस आर्ट फॉर्म की तरह देखना, यही आपको रिच करता है। तो सिनेमा के साथ भी सेम है। अच्छा, वो कौन सी 5 ऐसी कोई फिल्में या 3 फिल्में ऐसी कि शुरुआत वहाँ से करे एक युवा, इन्हें देख लीजिए आप पहले? नहीं, ये बहुत बहुत सब्जेक्टिव है कि मैं किसी पर्टिकुलर फिल्म को कहूँ, और किसी को भी ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि ये फिल्म देख ले। अगर आप उससे ये पूछेंगे कि इस विधा में कौन सी 5 फिल्में, 3 तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन सिनेमा तो अब किसी का मन है वो मिकी डोनाल्ड की फिल्म देखना चाहता है, टॉम एंड जेरी देखना चाहता है, वो देखे। किसी को हैरी पॉटर से शुरू करना है, हैरी पॉटर से शुरू करे, और किसी को मृणाल सेन या ऋत्विक घटक की फिल्म से शुरू करना है। तो ये तो उसके अपने पर्सनल चॉइस पर है। तो मैं इसमें तो नहीं सलाह दे सकता हूँ कि ये 5 या 3 देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि पर्टिकुलर फील्ड में जा कर के, तो जैसे आप कहेंगे कि हिंदी सिनेमा में आप आकर के अगर आप बोलते हो जो चलते हुए सिनेमा है उसके बीच में, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आपको, किसी भी व्यक्ति को भारत के सिनेमा को समझने के लिए 3 फिल्में ज़रूर देख लेनी चाहिए। मुगल आज़म, मदर इंडिया और पाकीज़ा। पाकीज़ा एस्थेटिक को समझने के लिए, आर्ट, एस्थेटिक और म्यूज़िक को समझने के लिए। उसके बाद मुगल आज़म जो हमारा सिनेमा का जो हाइट है उसको समझने के लिए देखना चाहिए कि फिल्म कैसे होनी चाहिए, वो एक बड़ी फिल्म जिसको कहते हैं। तो वो देखने के लिए आपको मुगल आज़म देखना चाहिए, और मदर इंडिया देखना चाहिए कि दरअसल हिंदुस्तान कैसे सोचता है, भारत के सोचने का तरीका क्या है, वो आपको मदर इंडिया में दिखाई देता है। मतलब इतने साल बीत जाने के बाद भी, लगभग अब मदर इंडिया को बीते कितने साल हो जाएंगे, लगभग 60 साल से ऊपर हो जाएगा। इतने साल बाद भी उसकी रेलेवेंसी ख़त्म नहीं हुई है। सुखी लाला का फेस बदल गया है, अब वो कोई बड़ा कॉरपोरेट हो चुका है। राधा का फेस बदल गया है, लेकिन कहानी जहाँ की तहाँ खड़ी है। तो भारत को समझना है तो मदर इंडिया ज़रूर देखनी चाहिए। भारत के एस्थेटिक को समझना है तो पाकीज़ा देखनी चाहिए। और भारत की ब्यूटी को जानना है, उसके ग्लैमर को, उसकी विलासता को समझना है, और फिलॉसफी को भी काफ़ी हद तक, तो मुगल आज़म देखनी चाहिए। 3 फिल्में तो मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ, बाकी उसका चॉइस है वो क्या देखना चाहता है। और बाहर के सिनेमा में, हॉलीवुड के सिनेमा में मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि गॉन विद द विंड देखनी चाहिए, कासाब्लैंका देखनी चाहिए, गॉडफादर देखनी चाहिए, टाइटैनिक देखनी चाहिए, चार्ली चैपलिन की कुछ फिल्में देखनी चाहिए। तो इससे आप दुनिया से भी आप वाकिफ़ होते हैं, दुनिया के सोचने के तरीके से आप वाकिफ़ होते हैं। स्वामी जी मोबाइल चलाते हैं? बहुत, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं जितना बाकी लोग चलाते हैं, लेकिन चलाता हूँ मैं। ये जो जेनजी है आजकल मोबाइल में डूबा हुआ है। हाँ। और उसे एआई, जो आजकल एआई है, वो एआई एल्गोरिदम से, अपने एल्गोरिदम से सिनेमा सजेस्ट कर रहा है। हाँ। उन जेनजी को, उन लोगों को कैसे, क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे इस सजेशन से बचे? क्योंकि एल्गोरिदम तो आपके आसपास जो घट रहा है, जो बताने चाह रही, जो कंपनियां बता रही हैं, वो सिनेमा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम अच्छा सिनेमा कैसे सर्च करें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने फिर पहले ही कहा है कि ये प्रॉब्लम जेनजी की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमेशा से है। जब से आपने सैटेलाइट का मीडिया आया था,
मुझे लगता है हम लोग भी अपने स्कूल के टाइम में बहुत जल्दी कैप्चर हो गए थे सैटेलाइट मीडिया के हाथ में, और धीरे धीरे सैटेलाइट मीडिया समझाने लगा कि ये गाना अच्छा है, ये टॉप पे चल रहा है, ये फिल्म टॉप पे चल रही है। बहुत सारे फिल्मी क्रिटिक आ गए, एक बिजनेस ही खड़ा हो गया फिल्म क्रिटिक्स का, और बहुत सी फालतू और पुअर फिल्में सुपर हिट हो गई क्योंकि क्रिटिक्स ने उनको अप्रिशिएट किया और सैटेलाइट मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये तो आप रोक नहीं सकते, ये टेक्निक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बार बार कहा कि ये आपको अपने आसपास लोगों को सिखाना होगा कि बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी चीज़ को देखने की आदत डाले। तो जब वो ऐसा करने लगता है तो डेफिनेटली उसको उसके अंदर एक एस्थेटिक सेंस पैदा हो जाता है, और वो फिर वो छन्नी लगा सकता है कि भाई मेरे को ये कचरा नहीं देखना है, मुझे यही अच्छी चीज़ देखनी है। बट हाँ, एक दूसरी त्रासदी मैं ज़रूर ये बताता हूँ कि वैसे तो मनुष्य एक लंबे समय से, शायद पिछले 500 सालों से ही, वो अपने आप से कोई निर्णय लेने में असमर्थ होता जा रहा है। लेकिन 20-25 सालों में शायद अब हम लोग कोई भी निर्णय अपने आप नहीं लेते हैं। वो एक पूरा एक मास्टर ब्रेन है जो तय करता है और फिर उसे स्प्रेड कर देता है, कोरोना के बाद तो ख़ास तौर पर। तो उसमें जेनजी भी उसी में फंसा हुआ है, वो कुछ भी देखने के लिए मजबूर है, बाध्य है, क्योंकि ऐसा ही उसके आसपास माहौल बना के रखा जा रहा है। तो इस पे जेनजी तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें पीछे वाली पीढ़ियाँ, जो लोग ताकत में हैं, जो सत्ता में हैं, वही कुछ कर सकते हैं। स्वामी जी, एक गाना अपनी पसंद का गुनगुना देंगे तो हम आगे की तरफ। मैं बिल्कुल बेसुरा हूँ, गुनगुना तो बिल्कुल नहीं सकता। जो बता ज़रूर सकता हूँ मैं कि मेरी पसंद के बहुत से गाने हैं, लेकिन नंबर 1 पे हमेशा से मेरा गाना है लता जी का गाया हुआ, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। ये सवाल इसलिए पूछा कि आजकल फिल्मों में जबरन आइटम सॉन्ग्स डाले जा रहे हैं। हाँ। इस पर आपका क्या कहना है? इससे असहमत हूँ मैं। आइटम सॉन्ग बहुत पहले से है इंडिया में, बहुत पहले से है। ब्लैक एंड वाइट एरा से आपको आइटम सॉन्ग मिलता है। तब वो अमूमन मुजरे के तौर पर आपको, या बाजार के मदारी नाचते गाते चल रहे। अब लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से, ये क्या है? ये आइटम सॉन्ग है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा समझना, ये क्या है? ये आइटम सॉन्ग है। कजरा मोहब्बत वाला, ये क्या है? ये आइटम सॉन्ग है। हेलन के तमाम गाने, पिया तू अब तो आजा से लेकर के आ जाने जा, ये सब क्या है? सारे आइटम सॉन्ग है। कई तो फिल्में सिर्फ हेलन की शक्ल पे चल जाया करती थी। तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है कि आज आइटम सॉन्ग, नाम आपने आज आइटम कर दिया। कभी वो कैबरे कहा जाता था, कभी उसको मुजरा कहा जाता था, लेकिन आइटम तो ज़रूरी है। सिनेमा अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। एक सेंट्रल सर्टिफिकेशन बोर्ड है, CBFC जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। उसको जो फिल्में उनके लोगों को पसंद आती हैं वो उसे बाहर ला देते हैं, प्रदर्शन के लिए अनुमति दे देते हैं, और वहाँ पर सर्टिफिकेशन की बजाय जो प्रतिबंधन है उसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों का जो अध्ययन है वो ये बताता है कि फिल्मों में क्या जाएगा वे कुछ लोग तय करते हैं। तो एक तो पहला सवाल ये है कि CBFC को आप कैसे देखते हैं? क्या फिल्मों में किसी तरीके का कोई क्रिएटिव फ्रीडम को कोई चेक करने वाला या कोई एजेंसी बननी चाहिए? इससे आप सहमत हैं? देखिए, क्या है कि ये आज की समस्या तो नहीं है। 1918 आपको पता है कि जब शुरुआती सिनेमा जब चालू हुआ, और जब आपकी देविका रानी और सुधांशु के बीच में जब लिप लॉक पहली बार आया, उसके बाद सेंसर बोर्ड की ज़रूरत लोगों को महसूस होने लगी। उनको लगा कि सिनेमा को सेंसर करना चाहिए, सर्टिफिकेशन हमको लाना चाहिए। तो एक टाइम में थोड़ा सा वायलेंस भी अगर है तो आप एडल्ट सर्टिफिकेशन आप दे देते थे। हीरोइन ने अगर एक बिकनी भी पहनी हुई है तो एडल्ट सर्टिफिकेशन हो जाता था। आपको पता है मधुबाला अपनी फिल्म नहीं देख पाई थी एडल्ट होने से, नूतन अपनी फिल्म नहीं देख पाई थी एडल्ट होने की वजह से, तनुजा नहीं देख पाई थी अपनी ही पहली फिल्म एडल्ट होने की वजह से। तो ये कहना कि बहुत पहले का, मुझे लगता है सेंसरशिप भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं था। 50 के दशक में आप देखिए कितने गाने खराब हो गए हैं। स्क्रीन पर आप देखिए हीरोइन और हीरो का मुंह कुछ चल रहा है और सेंसर ने उसको बदल करके छोटे छोटे वर्ड, जैसे नागन सी चाल मैंने जान ली, मधुबाला और शम्मी कपूर का एक गाना, आएगा 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 ये क्या हो गया, आरती मुखर्जी और रफ़ी ने उसको गाया है। अब उसमें एक गाना है नागन सी चाल मैंने जान ली।
अब उस लाइन को नागन सी चाल मैंने जान को काट करके छम छम सी चाल, अभी स्क्रीन पे एकदम साफ शमी कपूर की अदा सब नागन को इंगित करे, पर आप छम छम कर रहे हैं। अब नागन में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उस समय के सेंसर बोर्ड को लगा कि औरत को नागन कहना ठीक नहीं है। डू अंडरस्टैंड? तो ये तो हमेशा एक ग्रुप रहता है और वो ये करेगा, और ये सिर्फ सिनेमा के साथ नहीं है। अगर हम सिनेमा को अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उसके ऊपर से हर प्रकार का सुपरविजन हटा देना चाहिए, तो फिर तो हर प्रकार के संविधान को और कोर्ट को भी हटाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति केवल सिनेमा में नहीं है, अभिव्यक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, उसका डिबेट भी बहुत बड़ा है। तो अगर कोर्ट है, संविधान है, कानून है, सज़ा है, अच्छा बुरा लगना है, तो सेंसर बोर्ड का रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप सेंसर बोर्ड का होना सही मानते हैं? हाँ, और ये हमेशा तकलीफ रहेगी। हो सकता है मैं ही कल कोई फिल्म बनाऊं और सेंसर बोर्ड के इसमें से 20 सीन हटा दो, हो सकता है मुझे ये दुख झेलना पड़े, लेकिन इसके माने ये नहीं कि मैं कहूँगा सेंसर बोर्ड हटा दो, क्योंकि सेंसर बोर्ड हटा देने के बाद क्या होगा? आप देखिए ओटीटी के ऊपर कितनी गंदगी और कितनी माँ बहन की गालियाँ सिर्फ ग्लैमराइज करके डाला गया। जब थोड़ा सा सरकार सचेत हुई, थोड़ा सा सेंसर बोर्ड सचेत हुआ, तो वो गंदगी कम हुई। अब आपको लगता है जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि बिना मतलब की माँ बहन की गालियां देते चले जाना, बिना मतलब के ऐसे रिलेशनशिप दिखाना कि छात्र अपनी मैडम के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, अपनी बुआ के साथ बना रहा है, अपनी दीदी के साथ इसका मतलब क्या है? आप इससे सिखाना क्या चाहते हैं? मैं कोई मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आप परवर्टेड नहीं सिर्फ करने में लगे हुए हैं सोसाइटी को, तो परवर्जन से बचाने का भी तो कोई जिम्मा है ना। थोड़ा तो उसको आपको, बाद में उसकी मर्जी, वो जिसके साथ जाके क्या संबंध बना रहा है ये हमारा आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन हम उसके लिए प्रोवोक करें, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा सेंसर का दखल भी अच्छा नहीं है। तो मुझे याद आता है एक वाकया कि देवानंद की एक फिल्म 90s में आई। देवानंद तब तक काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे। एक फिल्म थी उनकी, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें बूढ़े देवानंद जो जवान हमेशा स्क्रीन पे रहते थे, उनका एक सिगरेट पीने वाला सीन था, और आशा पारेख उन दिनों सेंसर बोर्ड की मेंबर थे। तो उन्होंने वो सीन काट दिया, ये कह करके कि आपको सिगरेट पीता देख करके देश के युवा सिगरेट पिएंगे। तो देवानंद ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब देश का युवा मुझे देख रहा है लेकिन सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। सेंसर बोर्ड में आखिरकार आदमी ही बैठ रहे हैं, पर जल्दी शायद एआई टेक ओवर कर लेगा सेंसर बोर्ड को, तो हम शायद ज़्यादा अच्छी फिल्में देख पाएंगे, क्योंकि तब हम वाद में नहीं बंधे होंगे। वरना एक समय में जब वामपंथ हावी था सेंसर बोर्ड में, तो तमाम ऐसी फिल्में जिसमें धर्म के संदर्भ में अच्छी बातें होती थी उनको सेंसर कर दिया जाता था। अब दूसरे प्रकार के लोग बैठे हैं तो वो रैशनल बातों को सेंसर कर देते हैं। तो ये उलट पुलट तो चलता रहेगा। इधर भी एक तरह का सिनेमा ज़्यादा देखने को मिला है, नेशनलिज्म पर, राष्ट्रवाद, और हमें सिखाया जा रहा है कि फिल्मों से सिखाया जा रहा है, जेन जी को सिखाया जा रहा है या हम सभी को सिखाया जा रहा है कि ऐसा हुआ था, और एक टाइम पीरियड है कि उसी में ऐसा हुआ था। उस फिल्म को देखते हुए हम कैसे बचें उस मैसेज से जो हमें देना चाह रहे हैं निर्माता और निर्देशक? देखिए क्या होता है, हर युग का अपना एक राजनैतिक, हर युग की एक अपनी राजनैतिक पृष्ठभूमि होती है, बिल्कुल, और उस राजनैतिक पृष्ठभूमि के ऊपर ही सब खड़े होते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो भी बौद्धिक समाज खड़ा हुआ, उसने भारतीय समाज के अंदर खोट निकालने की कोशिश की। चाहे अछूत कन्या बन रही हो, चाहे सत्यजीत रे की फिल्में बन रही हों, तमाम फिल्मों में कोशिश की गई ये दिखाने की कि ब्राह्मण धर्म बड़ा बुरा है, बहुत पाप किए इसने, दलितों को सताया है, मारा है, पीटा है। आप फैक्ट के पीछे जाएंगे तो आपको पता ये लगेगा कि चाहे वो सत्यजीत रे हो, चाहे देविका रानी बॉम्बे टॉकीज हो, सब अंग्रेजों से और ईसाई मिशनरियों से प्रकारांतर से अप्रिशिएट होना चाहते थे। सबको चाहिए था कि ऊपर से उनको अप्रिशिएट किया जाए, और इस वजह से उन्होंने बातें की। आप मुझे बताइए कि मुंशी प्रेमचंद दलित थे? नहीं, सवर्ण थे। उन्होंने सवर्ण होने के बावजूद अपनी कथाओं में दलितों के दुख और दर्द को उठाया। रे दलित थे, बिमल रॉय दलित थे? कोई नहीं था। कहानियां बनाई। क्या देविका रानी दलित थी? अशोक कुमार गांगुली ब्राह्मण, सभी के सभी ब्राह्मण्स थे। क्या इन्होंने किरदार नहीं किया या दुख नहीं उठाया? क्या पीछे के जमाने में
क्या व्यास ने नहीं लिखा है दलितों की समस्या पे? कर्ण के वृत्तांत को लिखते हुए क्या व्यास ने वो पीड़ा नहीं लिखी है? क्या तुलसी ने वो पीड़ा नहीं लिखी है? लेकिन एक समय था जबकि टारगेट करके जानबूझ के भारतीय समाज में या हिंदू समाज जिसको आजकल कहा जा रहा है, उस समुदाय के खोट को निकालने की बहुत कोशिश की गई। फिर एक दौर बदला। उस दौर में जब हम भारत की आज़ादी के बाद का एक समय देखते हैं तो आप देखिए लगभग हर दूसरी फिल्म में कहीं ना कहीं गांधी या नेहरू की को अप्रिशिएट करता हुआ सिनेमा होता था। लगभग हर दूसरे फिल्म में आपको तस्वीर नेहरू या गांधी के एक सीन के अंदर दिखा दी जाती थी। क्या उसे अप्रिशिएशन या उसे आप एक तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं मानेंगे, आप मार्केटाइज नहीं मानेंगे। बाद में रोटी कपड़ा और मकान और बहुत सी फिल्में मनोज कुमार की आती जिसमें इंदिरा गांधी के चेहरे दिखाए गए हैं, क्या उसको आप एडवर्टीजमेंट का हिस्सा नहीं मानेंगे? तो सरकारें जब आती हैं तो जो लोग कला उद्योग में होते हैं वो उनसे प्रशस्ति पाने के लिए इस तरह की नौटंकियां करते रहते हैं, और सिनेमा अल्टीमेटली नौटंकी है। ये भी एक नौटंकी है, इसका भी एक टाइम है और इसे भी चलने दीजिए। जैसे बाकी को एंजॉय किया इसे भी एंजॉय करिए। मैं ये समझता हूँ कि समाज पर सिनेमा का इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है, लेकिन उसका बड़ा इफेक्ट हमारे चाल ढाल, बातचीत, खाने पीने पर ज़्यादा है। हमारे कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ता। अगर उसका असर हमारे कैरेक्टर पे बहुत अधिक पड़ रहा होता तो अब तक भारत में कई क्रांतियाँ हो गई होती, जो कि नहीं हुई। हम सिनेमा पर थोड़ी सी बातचीत को यहाँ रोकते हैं और हम वापस चलते हैं आपके शहर बनारस की ओर। जरूर। 80 या आसपास का जो एरिया है वो तोड़ा जा रहा है, नया उसको रिनोवेशन का नाम दिया जा रहा है। स्वामी जी वहाँ पले बढ़े हैं, वहाँ देख रहे हैं वर्षों से, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? मैं ये मानता हूँ कि जो हेरिटेज शहर होते हैं, दुनिया में ऐसे कल्चर है भी, भारत में पता नहीं क्यों नहीं है। जो हेरिटेज शहर होते हैं जिनकी अपनी एक प्राचीनता होती है, अपनी लेगेसी होती है, उन्हें बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उसे बहुत डेवलप कर देते हैं तो वो अपना सौंदर्य, अपना इतिहास सब कुछ खो देता है। और बनारस, अयोध्या और देश के कुछ और भी शहर अब इसी त्रासदी से गुजर रहे हैं। सरकार उसे पर्यटन स्थल की तरह विकसित कर रही है, जबकि एक हिंदू होने के नाते और बनारस में ही जन्म लेने के नाते मैं आज तक यही जानता हूँ कि काशी पर्यटन स्थल नहीं है, काशी धर्म स्थल है। धर्म स्थल को बहुत विकसित नहीं करना चाहिए, धर्म स्थल को बहुत भीड़ से भी बचाना चाहिए, जबकि अभी सरकार भीड़ को बुलाने में लगी हुई है, तो इसका नुकसान बनारस को बहुत हुआ है। आज बनारस सिर्फ पिछले 4-5 सालों में इतना शोर से, गंदगी से, पोल्यूशन से भर चुका है कि एक बनारसी को अब बनारस में रहने का मन नहीं करता। तो यही नुकसान है। बाकी सरकार तो डेवलपमेंट के हिसाब से सोचती है, अच्छी सड़क हो जाए, अच्छे पुल बन जाएं, लाइट्स की व्यवस्था हो जाए, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह हम एक बहुत खूबसूरत मतलब लेगेसी जो हमारी है उसको हम खोते हैं। तो कुछ चीज़ें तो अच्छा, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँ कि अगर आप बहुत तरक्की खोजते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की खोजते हैं, तो फिर आप तसल्ली अपनी खो देते हैं। तो बनारस में तरक्की हुई है और तसल्ली खो गई है। आप साहित्य की तरफ भी लौटे, आपको जब आपकी सबसे मतलब पूरे देश भर की सबसे महंगी किताब मानी जाती है वो, महंगी कविता। तो दर्शक उस महंगी कविता की एक छोटी सी पंक्ति, 2 लाइनें, 4 लाइनें, जो भी आप सुनाना चाहें वो रखेंगे। और आप क्या बनना चाहते थे जब आप युवा थे, उसको भी आप दर्शकों के सामने रखिए। पहली बात तो ये कि मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती, तो दूसरों की तो मैं 1000 कविताएं सुना सकता हूँ, मुझे अपनी कोई कविता याद नहीं रहती है। और महंगी कविता में कौन कौन सी कविताएं हैं, उसमें क्या है वो बता दीजिए। महंगी कविता में तकरीबन 175 कविताएं हैं, और उन 175 कविताओं में ज़्यादातर जो सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हुई कविताएं हैं, और कुछ कविताएं दार्शनिक हैं उस तरह की, तो पर अच्छी कविताएं हैं वो। तो अभी पहली किताब है वो कविताओं की मेरी, और कुछ और गहरी कविताएं हैं जो बाद में शायद आएंगी। अभी वो जानबूझ के प्रकाशकों ने नहीं छापा था कि पहले हम वो कविताएं लेकर के आते हैं जो इसका सामाजिक सरोकार ज़्यादा है। तो महंगी कविता में सामाजिक सरोकार की कविताएं बहुत हैं। एक कविता है सुंदर संसार, वो बहुत ही अच्छी कविता है।
फिर खुद महंगी कविता के अंदर जो पहली नज़्म है उसका नाम भी महंगी कविता है, तो वो भी बहुत अच्छी नज़्म है, वो भी है। ड्यूड एक बहुत अच्छी नज़्म है, वो भी पढ़ने जैसी है। संशय और समाधान 2 कविताओं का एक समूह है, उसे भी पढ़ना चाहिए। उसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, एक हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट और एक सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट है। उन 2 को उस कविता में डील किया गया है। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, नदी करके एक है जो परिवर्तन और ये विकास, डेवलपमेंट, इसके ऊपर एक बात करती है। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं उसके अंदर। दूसरा सवाल आपका था कि बनना क्या चाहता था, तो कुछ भी नहीं, मैं कभी कुछ नहीं बनना चाहता था। मुझे जन्म से लगता था कि सुबह मर सकता हूँ, तो इतना टाइम नहीं मुझे कभी मिला, आज भी ये लगता है। तो इतना लंबा प्लान कभी नहीं किया। ये लगता था कि आज जो है उसको मैक्स टू मैक्स मैं एंजॉय कर लूँ, जितना ज़्यादा रस निचोड़ा जा सकता है संसार से, तो बस यही किया। क्योंकि हर बार ये लगता था कि सुबह नहीं उठूँगा, रात सो जाऊँगा, तो इसलिए दिन भर में जितनी तितलियाँ, फूल, पत्ती, हवा देखनी है सब देख लो, घूम लो, खा लो। तो बस यही करता रहा और यही कर रहा हूँ। जब हम लोग घरों में जाते हैं तो बच्चों से पहले बुला करके पूछते हैं, इधर आना, क्या बनना चाहते हो? तो उन बच्चों की तरफ से कुछ उन पेरेंट्स के लिए बोल दीजिए। मुझे भी बुला के पूछा जाता था तो मैं कहता था मैं भगवान हूँ। भगवान कुछ नहीं बनता, बनाता है, समझ गए? तो अपने बच्चों को भी यही सिखा दूंगा कि अगली बार बोला करो मैं भगवान हूँ, मैं बना लूँगा जो बनाना होगा, ठीक है ना? साहित्य पर सिनेमा बनना लगभग कम सा हो गया है, क्या मार्केट नहीं है, या फिल्मकारों ने उस विधा को या उस कैरेक्टर को रखने के लिए, उन कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए कोशिश नहीं किया? उन्हें पढ़ना पड़ता है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत सिर्फ एक ही कारण है, जिसको थोड़ी देर पहले आपने जिसकी तरफ इशारा किया भी था, कि सिनेमा जो है वो अभी एक उद्योग बन चुका है। और जो मैंने आपको कहा कि जब कलाकार कुछ करता है तो फिर उसमें ये सब बातें आती हैं, जब दुकानदार करता है तो ये सब बातें नहीं आती हैं। तो चूंकि अब सिनेमा को दुकानदार चला रहे हैं तो उनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, उनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है, उनका थॉट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका किसी इनकलाब से कोई लेना देना है। तो वो कचरा बनाते हैं, कचरा बेचते हैं, और एडवर्टीजमेंट की ताकत उनके पास आज है। और एडवर्टीजमेंट की खासियत यही होती है कि वो कोई भी कचरा बेच सकता है। तो अब उनको ज़रूरत नहीं है अच्छा सिनेमा बनाने की, इस कारण आपको कोई अच्छा सिनेमा नहीं मिल रहा है। अगर साहित्य भी बन रहा है तो उसकी भी छीछा लेदर हो जा रही है पूरी तरह से, क्योंकि इतना नाक घुसेड़ते हैं अब ये कॉरपोरेट्स कि आप अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर आप साहित्य में, तो बहुत कलाकारों और फिल्मकारों को जानता हूँ, बड़े फिल्मकारों को, जो अब रोते हैं इस नाम पे कि कॉरपोरेट्स ने हमको चौपट करके रख दिया है। अब वहाँ MBA किए हुए लड़के लड़कियाँ बैठते हैं और वो तय करते हैं कि फिल्म कैसी होगी। अब बताओ, व्यापार सीख करके आया व्यक्ति कलाकार को कैसे तय करेगा? तो ये भारतीय सिनेमा तो अब एक तरह से गर्त में जा चुका है, और मुझे नहीं लगता कि इसकी 10 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी है। अगर ये इसी पैटर्न पर है तो 10 साल के बाद हम में से कोई हिंदी सिनेमा नहीं देखेगा। हम हॉलीवुड देखेंगे, यूरोप का सिनेमा देखेंगे। हम जूठन क्यों चाटेंगे हमको, जब बेहतरीन खाना उधर से मिल जाएगा? क्योंकि जब आपको उसी को कॉपी करना है, आप क्यों देखेंगे? जब आप MI देख ले रहे हैं तो आप किंग बैठ के क्यों देखेंगे? फॉर व्हाट? किस लिए आप देखेंगे? तो ये है, अभी चूंकि पीछे वाले लोग बचे हैं जिनको अभी कुछ चेहरे अच्छे लगते हैं, बूढ़े होने के बावजूद भी उनको हीरो पना उनमें नज़र आता है, तो वो देख रहे हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद ये खुमार उतर जाएगा, और नए लड़के लड़कियों के अभी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग, मतलब जिस तरफ वो अपने को फ़ैन समझते हैं, अभी देखो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कल वो शाहरुख खान और सलमान खान और फलाने ढिकाने की फिल्मों देखना चाहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी सिनेमा और भारत का जो सो कॉल्ड बॉलीवुड सिनेमा है, ये अपने आखिरी दौर में ही चल रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा शब्द है और बड़ी बात भी है, लेकिन जो हमारे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, जब ये किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनकी वजह से वो प्रोडक्ट और ज़्यादा समाज में जाएगा। बहुत सारे विज्ञापन है, गुटखे का विज्ञापन हो गया, सोडा या किसी शराब का विज्ञापन हो गया। क्या वो सही है? और वो सही है अगर
उसकी नज़र से अगर देखें, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो सही लगता है कि हाँ, मार्केट में अगर इतने एक लंबे समय तक काम किया है किसी ने और उसको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होकर के दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो कंज्यूमर को लग रहा है कि मेरा जो फ़ैन है, मैं जिसका फ़ैन हूँ, वो तो खा रहा है तो मैं भी खा सकता हूँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें कैसे होगा। मीम्स बहुत सारे सोशल मीडिया पर कमेंट लोग लिखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक अभिनेता या अभिनेत्री को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उसे मना नहीं करना चाहिए? देखिए, ये बहुत व्यक्तिगत सी बात हो जाती है। बहुत सारे कलाकारों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़राब का ऐड नहीं किया, बहुत सारे पैसे ऑफ़र होने के बावजूद। इवन अमिताभ बच्चन का तो फेमस किस्सा है कि जब उनके पेट का ऑपरेशन हुआ और पता लगा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से उनको नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी किसी कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन नहीं किया। खुलेआम उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है। पंकज त्रिपाठी जी ने, उनको बहुत बार गुटखा और शराब ऐसी नशे की चीज़ों का ऑफ़र हुआ, उन्होंने मना किया। लता जी ने कभी ऐसा कोई ऐड नहीं किया। बहुत सारे पुराने कलाकारों ने ऐड नहीं किया और अभी भी बहुत से कलाकार हैं जिनका सोशल कंसर्न होता है नए कलाकारों में और वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन बहुत का नहीं है, वो शुद्ध व्यापारी हैं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो और शराब हो, चाहे गुटखा हो या सिगरेट हो, वो हर चीज़ का विज्ञापन करते हैं। तो ये बहुत व्यक्तिगत चुनाव है, इसके लिए आप सिर्फ फिल्म कलाकारों को आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, भारत के संविधान की अगर हम प्रस्तावना पढ़ें तो इसमें न्याय, बंधुता, समानता जैसे शब्द हैं। बहुत भारी शब्द सुनने में लगते हैं, लेकिन जब इस फिल्मकार इनको अपने सिनेमा में डालने की कोशिश करता है तो कई बार चूक हो जाती है। एक फिल्म का मुझे याद आ रही, कटहल का एक दृश्य है जिसमें एक शादी हो रही है और शादी में एक व्यक्ति है जो गरीब सा दिख रहा है पर्दे पर, और वो पैसे जो लुटा रहे हैं वो पैसे को ले रहा होता है, बिन रहा होता है। तो पुलिस वाला जा कर के उसे बहुत बहुत बदतमीजी से उसे खींचता है। तब उसी कैरेक्टर में एक बात कही जा रही है, एक पुलिस वाली जो महिला है वो कह रही है कि तुम्हें अधिकार मारने का नहीं है, तुम उसे किनारे खड़े कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे दृश्य फिल्मों में दिखते हैं, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पर जब हम देखें, जब 2000 फिल्में बन रही हैं भारत में, तब ऐसा सिनेमा बहुत कम दिखता है, ऐसे बहुत कम दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो क्या फिल्मकारों को क्या नसीहत देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे? नसीहत तो बड़ी बड़ी बात हो गई। तो फिल्मकारों को सिनेमा में लिखते समय, स्क्रिप्ट लिखते समय या कहानी लिखते समय क्या इन मूल्यों को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि आप सिनेमा बेसिकली इन्हीं संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत बना रहे हैं? देखिए, मैं फिर वही बात दोहरा दूंगा एक बार फिर से कि ये सब बातें पहले बहुत ध्यान रखी जाती हैं। आप याद करिए कि पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के आने से या उनके उद्भव से पहले का जो सिनेमा था, आपको कब हीरो मारधाड़ करता सड़क पे मिलता था? अक्सर पिटता ही मिलता था, क्योंकि असली ज़िंदगी में तो हीरो पिट जाते हैं, वो मार के नहीं लौट पाते हैं। क्योंकि गांधी का इम्पैक्ट था, अहिंसा बहुत वैल्यू रखती थी, हीरो मारना पीटना नहीं चाहता था। लिखने वाले व्यक्ति के भीतर गांधीवाद था, उसके अंदर कहीं एक भारत में अहिंसा और सद्भाव। हर दूसरे सिनेमा में आप देखते थे कोई मुस्लिम कैरेक्टर अच्छा होता था, कोई ईसाई कैरेक्टर, जिसको लेके आजकल तंज भी किया जाता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बेकार की बात है। ईसाई, सिख या मुसलमान को अच्छा दिखाने का कारण ये था कि वो माइनॉरिटीज़ में थे, और किसी भी मेजॉरिटी का काम होता है कि वो माइनॉरिटी को पैम्पर थोड़ा सा करे, उसका केयर करे, जैसे घर में छोटे भाई छोटे बच्चों का केयर किया जाता है। इसलिए पुराने सिनेमा में आपको ये बात थोड़ी सी दिखाई देती है। बाद के सिनेमा में धीरे 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 ये जाता हुआ दिखाई दिया। 80 का दशक आते आते फिर हीरो किसी को भी मारने लगा, लेकिन उसमें भी ये केयर थोड़ी सी दिखाई जाती थी कि भाई अनर्गल किसी कमज़ोर को ना सताया जाए। तो सिनेमा में जब तक सिनेमाकार रहेंगे या कथाकार रहेंगे, लिखने वाले अच्छे रहेंगे, तब तक इन वैल्यूज़ की बात होगी। लेकिन जब शुद्ध दुकानदारी हो जाएगी तो वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं। अब तो मैं छोटा था तो कई बार मैं सोचता था कि भाई हीरो ने एक गुंडे को मारा लड़ाई के दरमियान, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई कि तुमने हत्या कर दी, लेकिन उस मारधाड़ के बीच में उसने 25-30 आदमियों को और मार दिया था। तो उन पर केस क्यों नहीं चला, उन 20 आदमियों का? आपने देखा एक हीरो जब मारना शुरू करता है तो कईयों को और कत्ल कर देता, उस पर केस नहीं चलता। एक हीरो जो मेन विलन है उसका केस चल जाता है। तो ये तो सिनेमा के लिबर्टीज़ हैं जिसको लोग लेते हैं, और देखने वाला भी नहीं इतना फोकस करता कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हम कहाँ कहाँ तोड़ दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर दे रहे हैं। वो लिबर्टी लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये नाटक में इतनी चीज़ें शामिल होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग अवेयर होते हैं
तो कुछ चीज़ों को वो मैसेज की तरह ले आते हैं। बट सिनेमा सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं बना है, और बहुत मैसेज देने वाले सिनेमा भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये ज़रूर है कि अगर लेखक, सिनेमा को लिखने वाला अगर इंटेलिजेंट है और उसमें सेंस है, तो वो बहुत खूबसूरती के साथ, जैसे कि जिसमें मनोज कुमार की, राज कपूर की, गुरदत्त की, इस तरह के फिल्मकारों की जो महारत थी वो यही थी कि बिना किसी भाषणबाजी के वो समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंगों को बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर पहुंचा देते थे। तो ये अभी भी अगर कोई अच्छा राइटर है और अच्छा फिल्मकार है तो ये काम कर लेता है, और अगर नहीं है तो आप उम्मीद करना ही बेकार है। तो भाषा के स्तर पर भी तो बदलाव देखने को मिलता है। एक उर्दू को जिस तरीके से संवादों की भाषा, वो हमारे समाज से निकलता है। हमारे समाज में उर्दू कहाँ है? हमारे समाज में नहीं। हमारे तो प्रधानमंत्री भी उर्दू में नहीं बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे टीवी पे जो न्यूज़ चैनल जो अब चल रहे हैं सैटेलाइट पर, उनमें कोई शुद्ध हिंदी में बात नहीं करता है, इंग्लिश में बात करता है। तो जब आपके समाज में चारों तरफ आपकी भाषा का स्तर गिर चुका है या बदल चुका है, ऐसे में अब सिनेमा से क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ज़बान में बात करेगा, एरिस्टोक्रेट ज़बान में बात करेगा? हम एक स्लैंग की दुनिया में आ गए हैं, और मैंने अपनी कविता में लिखा भी था कि अब हम भाषा नहीं स्लैंग बोलते हैं। तो स्लैंग में हम आ चुके हैं। तो स्लैंग में जब हमारा समाज स्लैंग में है, तो आप अपने कॉलेज में घूम जाइए, आप देखिए कितने लोग शाइस्तगी और तमीज़ से बातें कर रहे हैं। कौन अब लड़का है जो कह रहा है तशरीफ़ रखिए? अभी नहीं है ना। तो जब स्लैंग आपकी सोसाइटी में घूम रहा है तो आपके सिनेमा में भी स्लैंग ही आएगा। ये सोसाइटी से आता है। तो आकर्षित क्यों कर रहा है ये सिनेमा युवाओं को? आकर्षित कर रहा है क्योंकि वो स्लैंग की दुनिया में हम रह रहे हैं। हम हर चीज़ में उत्तेजना खोज रहे हैं, तो अब सिनेमा भी उत्तेजक है। हमारी ज़िंदगी उत्तेजक हो गई। आप अपने बच्चों को आपने उत्तेजना सिखाई। आप छोटे से गोद में खेलने वाले बच्चे को आपने तितली फूल पत्ती कब दिखाई? आपने तो उसको कंप्यूटर दिखाया, प्रोजेक्ट दिखाया, मोबाइल फ़ोन दिखाया, ऑनलाइन क्लासेस दिखाई हैं, जंक फूड दिखाया है। वो अब क्या लेके बाहर निकलेगा वहाँ से? तो आपने अपने बच्चों को मार दिया, आपने अपने आसपास की सोसाइटी को नरक बना दिया है। फिर आप सिनेमा से उम्मीद करते हैं कि सिनेमा बहुत सुंदर भाषा में। अब बताओ, कोई फिल्म के अंदर मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम 14 मिनट का गाना चलेगा, कौन देखेगा बैठ करके? उसको कौन सुनेगा? तो इसलिए तेरी झलक का शर्फी चलता है और पब्लिक उसे देखती है। फिल्मों में संगीत भी उत्तेजक हो गया है, क्योंकि आपने लता दीदी के साथ में उनके साथ रहे हैं। उस समय का संगीत भी बहुत मधुर होता था। आज भी उस दौर के लोग आज भी उस मधुर संगीत को फील करते हैं। ग्रामोफोन भी बहुत सारे लोगों ने रख रखा है जो उसे फील करते हैं। आज वो संगीत भी इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि आपको 2 मिनट 2.5 मिनट का गाना आपको आपके अंदर जोश भरता है। पहले का संगीत जोश तो नहीं भरता था कम से कम। तो बदलाव क्यों आया? संगीत तो अपनी भाषा होती थी। नहीं, पहली बात तो ये है कि सिनेमा के संदर्भ में एक बात बता दूं कि एक तो हिंदी फिल्मों से गाने ख़त्म हो गए हैं लगभग। अब बहुत पैची गाने हैं। मतलब अब वो गाने डिस्टर्ब करते हैं सिनेमा को। वो लगता ही नहीं कि सिनेमा का हिस्सा है। अब पुरानी फिल्मों में आप गाना, अब मान लो मधुबाला का आप गाना देख रहे हैं, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, तो सिनेमा में वो काला पानी का गाना जिस जगह वो आएगा, उसके पहले भी एक कहानी, उसके बाद भी कहानी, और बीच में वो उस कहानी के साथ कंटिन्यू करके आगे जा रहा है। ठीक है? या नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जब वो उसके अंदर वो मुजरा आ रहा है, उस कहानी के साथ वो कंटिन्यू कर रहा है। समझ गए? आज की फिल्म में जब एक गाना आता है तो वो गाने का सिनेमा से कोई मतलब नहीं होता, उसकी कहानी से कोई मतलब नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे आता है एलियन की तरह, फिर चला जाता है। ठीक है? उसका रीज़न ये है कि हमारी जो सिनेमा का जो क्राफ्ट है वो बदल गया। हम बहुत बुरी तरह से हॉलीवुड से प्रभावित हो गए। जो पिछला सिनेमा हमारा था वो हमारे भारतीय नाट्य शास्त्र की विधा पर था। तो इसके चलते हुए क्या होता था कि हम उसमें एक विदूषक रखते थे। कोई जॉनी वॉकर होता था, कोई महमूद होता था, एक नायक होता था, एक नायिका होती थी, एक खलनायक, जो हमारा नाट्य के शास्त्र की विधा है। फिर उसमें संगीत होता था। वो पूरी विधा हमने ब्रेक कर दी और अब हम हॉलीवुड की तरह सिनेमा बनाने की कोशिश पिछले 15-20 सालों से हमने किया है, जिसमें कि गाना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और गाने का ट्रेंड इसलिए भी ख़त्म हो गया क्योंकि हमने बीच में जब अपने म्यूज़िक डायरेक्टर खोए, लिरिक राइटर्स खोए, तो धीरे धीरे दर्शकों ने उन गानों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो सिनेमा पे गाने नहीं चलने लगे। ये भी 2010, 11, 12, 13, 14, 15 के समय आ गया कि लोग सिनेमा के गानों में उठ के बाहर निकलने लगे।
तो सिनेमाकार को लगा कि फालतू का काय को 3 घंटा करना, इतना शूट करना, इससे बेटर है 2 घंटे का फिल्म बनाओ, 2 गाने प्रमोशनल डालो, ख़त्म करो। तो सिनेमा अब कोई फिल्मकार सिनेमा के लिए गाने नहीं बनवाता। आपने गाना बनाया है, मैं सिनेमा बना रहा हूँ, तुम्हारा गाना मुझे अच्छा लगा, तुम बेच दो, तो मैंने तुम्हारा गाना डाल दिया, ठीक है। ये अब होता है। तो इस वजह से अब गानों का कोई मीनिंग नहीं रह गया है, कोई फीलिंग नहीं रह गई। और रही बात फास्ट, तो वो तो सोसाइटी है, समाज इतना फास्ट और इतना उत्तेजक हो चुका है, तो गाने भी उत्तेजक ही रहेंगे। लेकिन फास्ट तो है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में आज भी सुनना चाहते हैं संगीत वैसा ही, लेकिन तो उनके लिए पुराने नहीं पा गाने पड़े तो हैं, लाखों गाने आपके पास हैं, सारे गामा कारवां आप बजाइए और सुनिए हजारों गाने। एक भीड़ है जो अच्छा सिनेमा या एक तरीके से जो क्रिएटिव सिनेमा लोग बना भी रहे हैं, वो भीड़ जाकर के सिनेमा हॉल तोड़ रही है। उस भीड़ को कैसे आप देखते हैं? मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, ये ठीक नहीं है। विरोध एकदम अलग चीज़ होता है और विरोध वैचारिक होना चाहिए। इस तरह का विरोध और इस तरह की विरोध को प्रश्रय देना या इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करना, ये सरकार की कमज़ोरी का हिस्सा है। और अगर ये स्थिति रहती है तो आने वाले समय में हम लोग अपने लगभग सभी क्रिएटिव लोगों को खो देंगे, क्योंकि क्रिएटिव आदमी जो होता है वो स्वभाव से बगावती होता है, उसमें एक इनकलाब होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। और कला बगावत से पैदा होती है, वो प्रशस्ति से पैदा नहीं होती है। यही एक अंतर है रहीम और तुलसी के बीच में, कि रहीम अकबर की प्रशंसा में उनके नवरत्नों में बैठे रह जाते हैं। बहुत बड़े कवि होने के बावजूद भी वो लोक कवि नहीं बन पाते, वो पूरे भारत को छू नहीं पाते हैं। इतने बड़े कवि हैं, तुलसी से कुछ मायनों में शायद बड़े ही हो जाएंगे विधा और क्राफ्ट में, लेकिन तुलसी उनसे बहुत ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो नवरत्नों की भीड़ ठुकरा देते हैं, वो अकबर का राज्य ठुकरा देते हैं, वो उस समय की समाज की जो विद्रुपता है उस पर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारों को समझना होगा, समाजों को समझना होगा कि अगर अपने देश में, अपने समाज में कला को ज़िंदा रखना है तो फिर विरोधों और बगावतों का स्वागत करने की उसमें एक काबिलियत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अन्यथा तो बहुत मुश्किल होगी आने वाले समय में। हम बात सिनेमा पे कर रहे हैं, तो जो युवा आजकल फिल्म मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए एक सजेशन आप दे सकते हैं क्या, कि कैसा सिनेमा लिखने की कोशिश करें जो समाज में जो गैप हैं उसको फुलफिल किया जा सके? 2 बातें हैं कि पहली बात तो ये है कि जो सच में लिखना जानते हैं पहले तो वही जाएं। सिर्फ सपने देखने से सब कुछ नहीं होता। आपकी बुद्धि है चाय बेचने की और आप फूल बेचने निकल जाते हैं तो मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड। तो पहले तो अपने अंदर टटोलिए कि क्या आप में वो काबिलियत है, आप शायरी कर भी पाते हो, आप गद्य लिख भी पाते हो, पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। लिटरेचर उनको कैरेक्टर्स को समझने में मदद करता है, और जिस विधा में जाना चाहते हो, हिंदी फिल्में करना चाहते हो, हिंदी के लिटरेचर को पढ़ो, बंगाली तो बंगाली के लिटरेचर को पढ़ो, अंग्रेजी तो अंग्रेजी के लिटरेचर को पढ़ो। अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ के जब आप हिंदी का सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं तो दिलवाले दुल्हनिया टाइप की कोई फिल्म बनती है जो देखने में तो भारत की लगती है पर होती नहीं है भारत की, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आप लेखक के साथ ये चीज़ें हैं। एक और बात मैं कहता हूं कि थोड़ा सा उसको कंटेम्प्रेरी अपने आसपास के सिनेमा से बचना चाहिए। अगर लिखना चाहता है उसको क्लासिक्स देख लेनी चाहिए थोड़ी, तब वो अपनी नई फिल्मों के साथ कुछ न्याय कर पाएगा। वरना क्या होता है, अल्टीमेटली आप मनुष्य हैं, जब बहुत सारा आप सिनेमा आज के समय का देखते हो, आप पे छप जाता है, आपको पता नहीं चलता आपके सबकॉन्शियस पे, फिर आप उन्हीं के टुकड़ों से कहानियाँ बना रहे होते हैं, तो लेखक में मौलिकता मरने लगती है। तो उसको पहले तो अपने अंदर की कला को समझना चाहिए, फिर उसको तराशने के लिए बेहतरीन कला देखनी चाहिए, और फिर राइटिंग करके बढ़ना चाहिए राइटिंग करने के लिए बाजार में, तो शायद अच्छा सिनेमा कुछ भारत की तरफ आएगा। अन्यथा तो यही सब होता रहेगा। और सबसे ऊपर तो वही मैं बताऊंगा फिर कि दुकानदार जब तक बैठे रहेंगे कोई अच्छा राइटर आ भी नहीं सकता। वो तो चलता हुआ राइटर खरीदते हैं ना, और चलता हुआ तो चालू माल ही होता है। एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा सिनेमा से हट के बात कर रहे हैं, अध्यात्म और कर्मकांड में अंतर क्या है? हम समझ ही नहीं पाते कि हम सुबह उठ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं या सिर्फ भगवान को बता रहे हैं कि हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, या दिखावा कर रहे हैं। तो इससे हम कैसे बचें और क्या कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा हमें?
मुझे लगता है कि आध्यात्म और कर्मकांड में कोई डिफरेंस नहीं है। आध्यात्म कर्मकांड जो होता है वो आपके आध्यात्म को ग्रोथ देता रहता है। आध्यात्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है धर्म, और धर्म के कई हिस्से हैं, उनमें कर्मकांड भी एक चीज़ है और दर्शन भी एक चीज़ है, समझ गए। और आप भगवान को पूज रहे हैं कि भगवान के सामने बता रहे हैं, दोनों स्थिति में आपका एक बात तो प्रूव है कि आप भगवान से कनेक्ट हैं। दोनों चीज़ों में मैं अपनी माँ को आई लव यू बोलूँ और मैं अपनी माँ को आई लव यू ना बोलूँ, मैं उनको मन में प्यार करूँ, दोनों सिचुएशन में ये तो तय है कि मेरे को अपनी माँ से प्रेम है। अब आई लव यू बोलने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा मेरी माँ को। तो हम लोग पर्सनिफाइड करते हैं, कर्मकांड एक पर्सनिफिकेशन है एक चीज़ का। तो हम ईश्वर को जब पर्सनिफाइड कर देते हैं, उसका व्यक्तित्वीकरण कर देते हैं, तब उस सिचुएशन में हमको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होता है जैसे व्यक्ति के साथ करना होता है। तो तमाम घरों में अभी आप ही निकलते होंगे तो बच्चे आपको नमस्ते करते होंगे, हेलो बोलते होंगे, उनके दिल में कतई नहीं होगा, उनको ऐसा भी लगता कईयों को कि नहीं आता तो बढ़िया होता, दिन अच्छा गुजरता आज मेरा, ठीक है, लेकिन वो नमस्ते तो करता है। तो ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के सामने सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनकी हाजिरी लगी रहे, तो व्हाट्स रॉन्ग, कोई गलती नहीं है। जैसे भी हो आपको भगवान के आसपास होना चाहिए। दिल से नहीं हो तो कोई बात नहीं है, दिमाग से हो जाओ, दिमाग से नहीं हो सकते हो शरीर से हो जाओ, पर किसी तरह से होना चाहिए। कर्मकांड बहुत खूबसूरत है, रिचुअल्स बहुत सुंदर हैं। हमारी दुनिया में कोई भी आर्ट नहीं होता अगर रिचुअल्स नहीं होते। रिचुअल्स ने सारे आर्ट पैदा किए हैं, कोई आर्ट फॉर्म रिचुअल से बाहर नहीं है। तो रिचुअल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और उनको बिना मतलब, मैंने कहा ना, खास वामपंथी तक जो तबका था उसने अपनी मूर्खता को परोसने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मैं तो कर्मकांड में बिलीव नहीं करता, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। व्हाट द हेल, ये क्या स्पिरिचुअल होता है? स्पिरिचुअल तो वो होता है जो सब जगह ब्यूटी ढूंढ लेता है। असल आध्यात्मिक व्यक्ति तो ये देखता है कि अगरबत्ती सुलगाने वाले व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया, अपने आसपास खुशबू तो फैलाई, एक ब्यूटीफुल काम हुआ कि नहीं हुआ। मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाने वाले व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया, 2 बच्चों को लड्डू तो मिला खाने के लिए, एक अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ। माला वाले ने माले वाले से, फूल वाले से फूल खरीदा ना, उसके घर में 2 रोटियां पहुंची ना, एक अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आप मंदिर जाते हैं तो भगवान केवल वहीं मिलता है? भगवान तो उस माला वाले के पास भी मिल जाता है, उस भिखारी के पास भी मिलता है, उस दूध वाले के पास भी मिलता है। आप चलते हुए देखो तो मंदिर की तरफ कि कितनी जगह भगवान आपका इंतजार कर रहा था। वो तो आखिरी में भीतर आपको मंदिर में दिख रहा है, लेकिन उसके पहले रास्ते भर उसने आपसे बात की थी। तो कर्मकांड अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, रिचुअल्स, बशर्ते आप आध्यात्मिक हों। जब आध्यात्मिक आप हैं ही नहीं, आप बौद्धिक पिशाच हैं, तो आपके लिए क्या मतलब है कर्मकांड का, वो हो ना हो, समझ गए। आपने हमसे बातचीत की और इन दिनों आप ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में हैं, तो हमारे जो युवा छात्र हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लंबे समय से आपसे बातचीत भी लगातार कर ही रहे हैं, उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे इस विश्वविद्यालय के नाते, इस विश्वविद्यालय में होने के नाते? ये बहुत ही खूबसूरत विश्वविद्यालय है। मुझे नहीं याद है कि मैं अपनी ज़िंदगी में JNU के अलावा मैं किसी विश्वविद्यालय में मैंने इतना विज़िट किया होगा। और इस विश्वविद्यालय में टैगोर की शांति निकेतन जैसी विचारधाराएं हैं, जहाँ कला है, साहित्य है, संगीत है, अभिव्यक्ति है और सोचने की आज़ादी है। तो जब तक आप इस विश्वविद्यालय में हैं, आप अपने सोचने और अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि यही है जो आपको आगे ज़िंदगी में कोई बड़ा आदमी बनाएगी। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।